जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी मेजर्स ऑफ द वर्कर्स अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये सब डिस्कस किया गया है सेक्शन 21 to 41 तक, और ये सेफ्टी मेजर्स चैप्टर 4 में दिया गया है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो फैक्ट्री में काम करने के लिए जितनी भी मेजर्स होती है जो वर्कर्स की सेफ्टी के लिए होती है, फैक्ट्रीज में जो भी वर्कर्स काम करती है तो उसकी सेफ्टी कंप्लीट मतलब एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब जो सेफ्टी में परफेक्ट और परफेक्ट इन क्वालिटी और कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आधे अधूरा नहीं होनी चाहिए। पहला जो सेक्शन है सेक्शन 21 फेंसिंग ऑफ मशीनरी, इसका मतलब है जितनी भी मशीन से तो उस मशीन में फेंसिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। फेंसिंग की लाइबिलिटी है ये एब्सोल्यूट है। अगर किसी वर्कर्स की कोई क्षति हो, एक्सीडेंट हो, तो ये सब लाइबिलिटी ऑक्यूपायर या एम्प्लॉयर के ऊपर जाती है। अगर किसी कमर्शियल या मैकेनिकल रीज़न दिखाता है एम्प्लॉयर या ऑक्यूपायर कि ये काम हम नहीं कर सकेंगे, इसको करने से या इस मशीन को ठीक करने से हमको और भी मशीन ख़राब हो सकती है, या अपने पास कमर्शियल जैसे पैसा नहीं है इसलिए हम मशीन ठीक नहीं कर रहे, इसलिए इवेट नहीं कर सकता है ऑक्यूपायर। डेंजरस पार्ट का मतलब इस सेक्शन में समझाया गया है वो पार्ट है जहाँ पे काम करते समय वर्कर्स को क्षति पहुंचा सकती है, या वर्कर्स की नेग्लिजेंस के वजह से भी उस पार्ट के द्वारा कोई एक्सीडेंट हो सकती है, या कोई आउटसाइड से भी ये एक्सीडेंट या कुछ क्षति पहुंचा सकती है वर्कर्स को। सेक्शन 22 डिफाइंस वर्क ऑन और नेयर मशीनरी इन मोशन, मतलब वर्कर्स वहाँ पे काम करती है जहाँ पे मशीन गतिशील होती है, मतलब चल रही है। ऐसी काम होती है जहाँ पे मशीन को एग्जामिन करना होता है, लुब्रिकेशन करना होता है, मतलब मशीन को जांच करना होता है क्या कुछ खराबी निकल गया ऐसे। और लुब्रिकेशन का मतलब फ्यूल वगैरह डालना होता है, कहाँ पे ऑयल देना होता है, ये सब चेकिंग करना होता है। और ये डेंजरस काम करता है जो ट्रेंड वर्कर्स होती है, एडल्ट मेल वर्कर्स, जो कि स्पेशल ट्रेनर के द्वारा ट्रेन किया हुआ होता है, और वो लोग वुमेन नहीं हो सकती है और या यंग पर्सन भी नहीं हो सकती है, एडल्ट मेल पर्सन होना चाहिए। और काम करते समय वो लोग टाइट फिटिंग ग्लोव्स या कुछ क्लोथ्स ये वगैरह पहन के वहाँ पे काम करना होता है। जो पर्सन या वर्कर्स उस डेंजरस पार्ट में काम करेगा तो उसकी नाम रजिस्टर बुक में रजिस्टर होना चाहिए। जो पुली होती है, पुली जब गतिशील अवस्था में रहती है तो उसको देखने के लिए उसकी देखभाल करने के लिए उसको मेंटेन कर सकता है, तब भी कर सकता है जब पुली की जो बेल्ट होती है उस बेल्ट की वेल्थ 15 सेंटीमीटर से कम हो। लेकिन वो पुली नहीं हो सकती है जो कुएं में यूज़ करती है, जैसे कॉपिकॉल भी कहता है, जो उसको बैलेंस पुली कहती है। बैलेंस पुली शुड नॉट बी यूज। वर्कर्स को सिक्योर फुट होल्ड एंड सिक्योर हैंड होल्ड होना चाहिए, ताकि वर्कर जहाँ पे खड़े हो और किसी चीज़ को अगर पकड़ के कुछ और कर रहे हैं तो उस जगह से ना फिसले। अगर फिसल गया तो सडनली एक्सीडेंट हो सकती है वहाँ से। और जो लेदर वो यूज़ कर रहा है वो फिक्स्ड होना चाहिए। वर्कर्स शुड नॉट बी वुमेन और
यंग पर्सन, उन लोगों को यहाँ पे काम करना मना है। अगर वहाँ पे कोई नोटिस लगा हुआ है जे ऑल सेफ्टी एड्स आर फ्री ऑफ चार्ज, तो अगर वर्कर्स के द्वारा गलती से भी और या उसकी नेग्लिजेंस के द्वारा अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इसकी लायबिलिटी वर्कर्स के ऊपर ही रहती है, क्योंकि अपनी नेग्लिजेंस के वजह से वो लोग या कुछ हादसा हो गया। सेक्शन 23 एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन्स, वो लोग जो डेंजरस मशीन के बगल में काम करती है कर सकती है वो वर्कर्स डेंजरस मशीन में, जब उसको फुल्ली इंस्ट्रक्टेड किया गया है और उस काम को अच्छी तरह से समझाया गया है और वो उसको उस काम के ऊपर अच्छी तरह से वेल ट्रेंड होना चाहिए। और वहाँ पे जो वर्कर्स काम करेगा तो उसके साथ उसकी जो एक्सपर्ट होती है वो एक्सपर्ट वहाँ पे मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि वो उसको समझा देगा। और अगर कोई गलती से भी कोई गलती हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए वो एक्सपर्ट वहाँ पे मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। और इस डेंजरस पार्ट में, डेंजरस मशीन में वुमेन काम नहीं कर सकता है, वुमेन को अलाउ नहीं किया गया है। सेक्शन 24 स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस टू कट ऑफ पावर। स्ट्राइकिंग गियर वो गियर होती है जैसे जो पेंडुलम होती है, उसको धक्का मारने से उसकी स्पीड बढ़ जाती है अगर वो रुक जाए। तो वैसे ही जो पुली होती है उसको भी पावर देने के लिए या इसको घुराने के लिए उस पावर की ज़रूरत होती है, उसको स्ट्राइकिंग गियर कहा जाता है। टेबल स्ट्राइकिंग गियर लगाना बहुत ज़रूरी है और इसेंशियल इफ़िशिएंट मैकेनिकल अप्लायंसेस उसमें लगाना अनिवार्य है, ताकि वो स्ट्राइकिंग गियर देते समय झटका ना लगे। वर्कर्स अगर पुली बेल्ट से काम नहीं कर रहा है, अगर मशीन्स रेस पर है तो उसको रेस पर नहीं लगाकर उसको डायरेक्टली बंद कर देना चाहिए इमरजेंसी के टाइम पर, ताकि मेन पावर कट कर सके। इसलिए एवरी फैक्ट्री में जितनी भी रूम है, वर्कर्स के जो रूम होती है, सब रूम में एक मेन कंट्रोल जो पावर कट जो डिवाइस होती है उसको लगा देना चाहिए। सेक्शन 25 जो डिफाइन करती है सेल्फ एक्टिंग मशीन्स, मतलब फैक्ट्री में जो भी मशीन्स अपने आप चलती है, मतलब एक बार चला दिया तो वो अपने आप चल रही है। इस मशीन के चलते समय वर्कर्स ये ध्यान रखें कि 45 सेंटीमीटर्स की दूर ही रहे उस मशीन से। चीफ इंस्पेक्टर ये परमिट कर सकता है, अलाउ कर सकता है 45 सेंटीमीटर के अंदर जाके काम करने की। जो भी मशीन्स इस एक्ट को लागू होने की, कमेंसमेंट होने के पहले लगाई गई है। सेक्शन 26 डिस्कस करता है केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी। जो भी मशीन पावर से चलती है और जो भी फैक्ट्री 1 अप्रैल 1949 के बाद स्टैब्लिश किया गया है, उस फैक्ट्री में मशीन को कवर करना कंपलसरी है। जो पार्ट्स थोरोली, मतलब बार बार उसको एडजस्ट करना ज़रूरी नहीं है, मतलब बार बार उस वहाँ पे जाके एडजस्ट करना, देखना, मेंटेन करना ज़रूरी नहीं होता है, तो उस पार्ट्स को परमानेंटली क्लोज कर देना चाहिए। और ये रूल जो फैक्ट्री नहीं फॉलो नहीं करेगा तो उसको 3 मंथ्स की जेल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 500 की
फाइन हो सकते हैं या दोनों। सेक्शन 27 डिफाइन किया गया है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन नियर कॉटन ओपनर्स। उस जगह पे वुमेन एंड चिल्ड्रेन को प्रोहिबिट किया गया है जहाँ पे कॉटन को सॉफ्ट किया जाता है। मतलब जो कॉटन की पेडी होती है, बहुत सारे कॉटन होती है, उसको एक मशीन की एक साइड से प्रेस करता है, मतलब अंदर में प्रेसिंग कर देता है और दूसरी साइड से सॉफ्ट होकर वो कॉटन निकलता है। वहाँ पे काम कर सकता है वुमेन एंड चिल्ड्रेन, जहाँ पे जिस कॉटन ओपनर्स रूम पे एक साइड पे नीचे से लेकर ऊपर तक रोफ तक सेपरेट किया गया है, पार्टीशन किया गया है। अगर इफ़िशिएंट मेजर्स लिया गया है या उस मशीन में इफ़िशिएंट मेजर्स लगाया गया है या डिवाइस या कुछ वगैरह फेंसिंग किया गया है, तो उस दौरान उस कॉटन ओपनर्स मशीन में चिल्ड्रन एंड वुमेन काम कर सकता है। सेक्शन 28 डिफाइंस हॉइस्ट एंड लिफ्ट्स। मतलब किसी चीज़ को उठाना होता है, हॉइस्ट जो फैक्ट्री में होती है, और लिफ्ट्स जो इंसान को उठाती है वो वाली लिफ्ट नहीं है। जो फैक्ट्री में कुछ चीज़ को सामान वगैरह उठाती है वो वाली लिफ्ट्स की बात किया गया है। गुड मैकेनिकल इंस्ट्रक्शन से इसको बनाना चाहिए और इसमें साउंड क्वालिटी होना चाहिए, मतलब साउंड मटेरियल होना चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। एडिक्वेट स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब उसकी जो उठाने की क्षमता होती है वो अच्छी होनी चाहिए और प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, मतलब थोरोली एग्जामिन करना चाहिए आफ्टर 6 मंथ्स। उसकी जो मैक्सिमम वेट होती है वो क्लियरली मार्क्ड होना चाहिए, मतलब उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए, मार्क होना चाहिए कि ये लिफ्ट या हॉइस्ट कितनी वज़न उठा सकती है। लिफ्ट्स या हॉइस्ट की उसको प्रॉपरली केसिंग किया जाना चाहिए और उसको वो केसिंग टाइट फिटिंग होना चाहिए, मतलब लूज नहीं होना चाहिए। और वो केसिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम या डिवाइस होना चाहिए उसमें, ताकि अंदर से भी लॉक किया जा सके। और ये वो फैक्ट्री में लगता है जो फैक्ट्री आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, मतलब एक्ट को लागू होने के बाद जो फैक्ट्री आया है उस फैक्ट्री में अगर कोई लिफ्ट होती है तो उसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। एटलीस्ट 2 रोप्स या 2 चेन्स होना चाहिए। एफिशिएंट डिवाइस में कनेक्ट होना चाहिए। अगर चेन्स भी टूट गया और रोप्स भी टूट गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए एफिशिएंट डिवाइस वहाँ पे मौजूद या लगाना चाहिए। और कभी कभी जो लिफ्ट ओवरलोडेड हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिक जो डिवाइस होती है उसको भी लगाना चाहिए। सेक्शन 29 डिफाइंस लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स। जो भी हॉइस्ट एंड लिफ्टिंग को छोड़कर जितनी भी लिफ्टिंग मशीन से रोप्स, चेन्स, लिफ्टिंग टैकल्स है, गुड मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, साउंड मेटल होना चाहिए, मतलब जो मेटल अच्छी क्वालिटी का है, एडिक्वेट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब जो उठाने की क्षमता थोरोली एग्जामिन करना चाहिए आफ्टर 1 ईयर। जैसे ट्रेन की क्रेन होती है, ट्रेन जहाँ पे चलते हैं पटरियाँ, तो वैसे ही फैक्ट्री के अंदर भी वैसे क्रेन होती है जहाँ पे सामान लाया जाता है और वो कभी आती है, कभी रुक जाती है, फिर से चालू हो जाती है ऑटोमेटिक मशीन के जैसे। तो उस क्रेन से कम 6 मीटर्स के डिफरेंस, 6 मीटर के बाहर ही इसको काम करना चाहिए। सेक्शन 30 डिफाइंस रिवॉल्विंग मशीनरी। रिवॉल्विंग मशीनरी वो मशीनरी होती है जो जैसे ग्राइंडिंग मशीन होती है, वो बहुत स्पीड से घूमती है। ग्राइंडिंग मतलब घुमाना होती है, तेज़ी से घूमती है।
उसको रिवॉल्विंग मशीनरी कहती है, मशीन कहती है। तो क्लियरली एक नोटिस देना चाहिए। उसकी जो स्पीड होती है, कितनी स्पीड से घूमने से, कितनी स्पीड से उसको घुमाकर काम करने से वो वर्कर सेफली रह सकती है। इफ़िशिएंट मेजर्स और लेना चाहिए। सेक्शन 31 डिफाइंस प्रेशर प्लांट। प्रेशर प्लांट मतलब किसी चीज़ की प्रेशर होती है। जैसे फायर ब्रिगेड की जो इसकी वाटर की प्रेशर होती है, उसकी प्रेशर बहुत ही हाई होती है। अगर आग को बुझाना हो तो फायर ब्रिगेड की जो प्रेशर होती है वो काफ़ी होती है, लेकिन हमारे नल की जो प्रेशर होती है उससे नहीं बुझेगा। ऐसे ही जो हमारे एटमॉस्फेयर की जितनी प्रेशर है उससे ज़्यादा अगर प्रेशर हो तो सेफ्टी मेजर्स लेना कंपलसरी है। और कितनी स्पीड से काम करें उसको क्लियरली मेंशन करना ज़रूरी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि इस एक्ट में और भी रूल्स बनाना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन क्रिएट करना चाहिए, तो वो कर सकती है। किस तरह के सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए, और ये मेनली स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड होती है। अगर कभी भी स्टेट गवर्नमेंट फेल होती है काम करने में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग। सेक्शन 32 डिफाइंस फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस। फ्लोर्स मतलब जो ज़मीन होती है, फ्लोर वगैरह, और स्टेयर्स मतलब जो सीढ़ियाँ होती है उसको स्टेयर्स कहती है, और मीन्स ऑफ एक्सेस मतलब जो जगह पे आसानी से जा सकती है। तो उसको फुल्ली कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए, अच्छी तरह से मेंटेन किया जाना चाहिए, अच्छी प्लेस होना चाहिए जहाँ पे वर्कर्स आसानी से फुट होल्ड कर सके, हैंड होल्ड कर सके, अच्छी तरह से ग्रिप बना सके, काम कर सके वहाँ पे। अगर वो साउंड मटेरियल होना चाहिए, अच्छी चीज़ होनी चाहिए, अच्छी प्लेस होनी चाहिए, गुड कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और अगर 2 मीटर्स के ऊपर वर्कर्स काम कर रही है तो उसको अच्छी ग्रिप होना चाहिए, जैसे हैंड होल्ड, हैंड रेन। अगर किसी प्लेस में बहुत पानी इकट्ठा हुआ हो, अगर वहाँ पे कोई फिसल जाए तो ये लाइबिलिटी ऑक्यूपायर के ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ पे अपनी नेग्लिजेंस की वजह से वो फिसल गया। वो ये नहीं कह सकती ऑक्यूपायर को कि आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन यहाँ पे फेल कर गई। ये थी आज की सेक्शन 21 से लेकर 32 तक एक एक करके डिस्कस किया गया है। और इसकी नेक्स्ट जो वीडियो होगा पार्ट 2, वहाँ पे हम सेक्शन 33 से लेकर 41 तक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।